Hello everyone, welcome to Nishan's online digital platform. Today we are going to discuss class 12th CBSE P4. So first question of this paper is, in a hydrogen atom the total energy of the electron is, hydrogen atom में जो total energy है वो क्या होती है? तो energy of the nth orbit is what? Energy of the nth orbit is minus z square m e की power 4 divided by 8 n square h square एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अच्छा, हाइड्रोजन एटम तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और नंबर ऑफ ऑर्बिट की अगर बात तो n इक्वल्स टू 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो nth ऑर्बिट की एनर्जी इज व्हाट, माइनस m e की पावर 4 डिवाइड बाय 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ओके, तो ये होता है। अब ये आंसर कौन सा है, तो माइनस m e की, m भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे रेडियस की टर्म में आ रहा है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई जेड एम ई स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर एच स्क्वायर की वैल्यू। एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आर पाई जेड, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, एम ई स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज माइनस m e की पावर 4 डिवाइड बाय 8 h स्क्वायर इज व्हाट, h स्क्वायर इज r पाई m e स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो गया माइनस ई स्क्वायर से ई की पावर 4, तो माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर, माइनस ई स्क्वायर तो बी 4 पाई आ गया, माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the Geiger-Marsden scattering experiment, the number of scattering particles, which is alpha particle scattering experiment, detected at the maximum and the minimum at the scattering angles respectively at। तो मैक्सिमम अगर बात करें स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो 0 डिग्री पे होते हैं और मिनिमम जो होते हैं वो 180 डिग्री पे होते हैं। तो 0 एंड 180 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द Rydberg formula for the spectrum of the hydrogen atom where all terms have their usual meaning says। फॉर्मूला बताना अपने को, फॉर्मूला कौन सा होता है, तो फॉर्मूला जो होगा वो अगर बात करूँ En2 माइनस En1 इक्वल्स टू En2 माइनस En1 इक्वल्स टू एच न्यू। तो एच न्यू इज व्हाट, En2। अच्छा, दोनों वैल्यू माइनस में होगी तो क्या हो जाएगा, तो क्या क्या होता है, जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइड बाय 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। तो H इज व्हाट, Z हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है। अब द हाइड्रोजन Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, Z बिकम्स 1। तो H इक्वल्स टू m e की पावर 4 डिवाइड बाय 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और 1 अपॉन, दिस इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The equivalent resistance of the circuit shown in the figure between the points A and B। आपको equivalent resistance बताना है इस डायग्राम में A और B के बीच में, where VB is greater than to VB। जो B का पोटेंशियल है वो A के कंपैरिजन में हाई है, so potential of B is higher than to potential of A। If this is higher potential and this is lower potential, then higher potential connected with the P and lower potential, मतलब higher potential connected with the N and lower potential connected with the P। So this is in reverse biasing, तो there is no current। जिसमें करंट नहीं होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम ही रह जाएगा, तो 20 ओम इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the double slit experiment using light of wavelength 600 nanometer, the angular width of a fringe of a distant screen is 0.1। एंगुलर विड्थ दे रखी है, एंगल की वैल्यू, द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स इज, अपने को दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन बताना है। अच्छा, स्पेसिंग और स्लिट्स स्पेसिंग और फ्रिंज विड्थ, उसके लिए अगर बात करें एंगुलर विड्थ के लिए कोई फॉर्मूला अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ऐसा देखे हैं कि यहाँ पे अगर बात करूं, जैसे ये स्क्रीन है, यहाँ पे दिस इज द सेंटर मैक्सिमा, दिस इज द मिनिमा, दिस इज सेंटर मैक्सिमा, दिस इज द मिनिमा, अगेन सेंटर ब्राइट
sorry, bright, फिर then dark, then bright and dark. Okay. तो this is the angular width. This is the angular width. जो एंगल की वैल्यू मान लेते हैं, angular width is थीटा. ओके. यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे लाइन ड्रॉ करता हूं, ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूं, तो अपने को पता है कि ये जो होता है फ्रिंज विड्थ, अगर बात करूं, जैसे अपने को पता है कि फ्रिंज विड्थ जो होती है बीटा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होती है. फ्रिंज विड्थ इज व्हाट? फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. ओके. अब अगर बात करूं, दिस इज द हाफ डार्क फ्रिंज, दिस इज द हाफ, दिस इज द फुल डार्क फ्रिंज एंड दिस इज द ब्राइट. तो दिस इज द डार्क, दिस इज द डार्क और डार्क के बीच के सेपरेशन को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं. तो दिस इज द लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. दिस इज द लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. अब एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क डिवाइड बाय, तो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. रेडियस, रेडियस की बात करूंगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? कैपिटल डी. डी से डी कट जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी. दिस इज द फॉर्मूला. अब अपने को क्या निकालना है? सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स निकालनी है. तो लैम्डा अपॉन थीटा. लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा इज एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लाइट वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर. तो लैम्डा इज 610⁻⁹ मीटर एंड थीटा इज 0.1 डिग्री. अब डिग्री में तो पुट नहीं होगा, तो 0.1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180. तो पाई अपॉन 180 डिग्री मतलब रेडियन. ये रेडियन में हो जाएगा तो 180 ऊपर क्रॉस हो जाएगा. तो दिस इज 180 डिवाइड बाय पाई. पाई मींस 3.14. जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.44 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड by using beam of red light. What will happen if the red light is replaced by the blue light? We know that fringe width is lambda d upon small d. So beta is directly proportional to lambda. If we decrease the lambda because we replace red color by the violet or blue color, तो blue color से replace करें तो उसका lambda decrease करेगा, तो fringe width भी decrease करेगी. तो ऑप्शन इज बेंड से डिसअपियर. ऐसा नहीं होगा. बेंड बिकम्स बॉर्डर एंड फार्दर अपार्ट. नहीं, बॉर्डर नहीं होंगे, स्मॉल होंगे. नो चेंज विल टेक. डिफ्रैक्शन बेंड्स बिकम नेरो, नेरो हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. अपने को पता है कि बिकॉज लैम्डा चेंज होने से फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ डायोड. डिप्लीशन रीजन से रिलेटेड क्या है? देयर आर मोबाइल चार्ज एग्जिस्ट. मतलब अपने को पता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अपने को पता है डिप्लीशन रीजन. यहाँ पे अपने को पता है इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर इधर मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई बात से नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव. तो दिस इज द रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन. इसमें मोबिलिटी चार्ज जो है, मोबिलिटी चार्ज, मोबाइल चार्ज जो होंगे एग्जिस्ट करते हैं. दिस इज द राइट आंसर. इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट. होल्स और इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, गलत है. मेकिंग द रीजन न्यूट्रल. रिकॉम्बिनेशन ऑफ द होल्स. रिकॉम्बिनेशन अपने को पता है जब अपन डायोड पढ़ते हैं तो उसमें होता है. इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, none of these. So A is the right answer. Next question is in this case of light waves, in the case of light waves from two current sources S1 S2, there will be constructive interference at the arbitrary point P. The part difference, constructive interference के लिए part difference delta x equals to n lambda. तो B is the right answer. n lambda जो होता है part difference होता है due to constructive interference. Next question is the equation 4(1h1) becomes 2He4 plus 2 electrons. Done. तो यहां पे अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2He4 4. तो यहां पे अगर बात करूंगा तो 2He2 मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है. 2He4 और ये 2 से आगे मल्टीप्लाई. 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 26 मेगा इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट बोथ फ्यूजन एंड फिजन. तो दिस इज द रिएक्शन जिनमें स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर क्या कर रही है? एक हेवियर न्यूक्लियाई बना रही है. तो दिस इज द फ्यूजन. तो फ्यूजन इज, दिस इज फ्यूजन प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम, सभी कंजर्व होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मास हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 500 मेगावाट फॉर 1 hour.
अपने को बताना कितना मास कन्वर्ट होगा, तो कितना मास कन्वर्ट होगा, तो मास के लिए अच्छा एनर्जी अपने को पावर दे रखी, तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन या एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इज व्हाट, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर का वैल्यू कितना दे रखा है, चलो पुट कर देंगे बाद में। बाकी क्या पूछा है अपने से, मास पूछा है, तो अपने को पता है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, तो M इक्वल्स टू E बाय C स्क्वायर। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू P इंटू T डिवाइड बाय C स्क्वायर। तो मास इज P कितना दे रखा है 500 मेगा 10⁻⁶ वॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स, और C स्क्वायर तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 इंटू 10⁸, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 9 इंटू 10⁻16, तो कितना होगा 4 टाइम्स। समझे बात, तो ये 20 हो जाएगा, और 20 यहाँ पे अगर बात करूंगा तो 6 7 8 9 10, 10 डिवाइड बाय 16, तो 10 6 माइनस 6, तो 10⁻⁻6, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज द राइट आंसर। Okay, the next question is, in the unbiased PN junction, holes diffuses from the P region to the N region because hole जो होते हैं वो P region से पॉजिटिव रीजन से P और N से अगर बात को इधर की साइड में डिफ्यूज करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द N रीजन अट्रैक्टेड देम, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स उसमें डिफ्यूज होते हैं। दे मूव्स अक्रॉस द, बिकॉज बोथ आर न्यूट्रल, तो देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। They moves across the junction by the potential difference. There is no potential difference before diffusion. Holes concentration is P region is more as compared to the N region. P region में holes का concentration ज्यादा होता है as compared to N region. So this is the right answer. C is the right answer. The next question is assertion reason question से, okay. First question is the maximum intensity in interference pattern is 4 times. So we know that IR resultant max equals to 4I naught. Pattern is 4 times the intensity due to the E slit. Reason intensity is directly proportional to both are right answers. Intensity is directly proportional to the square of the amplitude. We know that intensity is directly proportional to square of the amplitude, and this is also correct, but this is not correct explanation of assertion. So this is the B answer. B is the right answer. Assertion is correct and reason is also correct, but this is not correct explanation. Okay, the next question is diffraction is common in sound but in not common in light waves. जो diffraction है वो अगर बात करो sound का diffraction अपने को day to day life में मिलता है, because the condition is the wavelength of the wave I versus में will be equal to the comparable to the size of the aperture and obstacles. तो साउंड का जो वेवलेंथ होता है वो अगर बात हो कंपेरेबल होता है, इसलिए अपने को साउंड का डिफ्रेक्शन मिलता है, और कॉमन डे टू डे लाइफ में अगर बात हो लाइट का नहीं मिलता है। दिस इज द राइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड। लाइट का वेवलेंथ बहुत स्मॉल होता है और उसमें क्या दे रखा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोर। दिस इज द इनकरेक्ट। तो assertion is correct and reason is incorrect. Okay, next one is इंटरफेरेंस ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस जो होता है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस पैटर्न। दिस इज द राइट। द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, so this is also right and this is the correct explanation. Okay, the next question is we cannot get diffraction pattern from a white slit illuminated by the monochromatic light. व्हाइट स्लिट से अगर बात करेंगे तो उसके कॉर्नर से लाइट जो होगी इतना, अगर मान लो व्हाइट लेते हैं तो अगर बात करूंगा तो जो साइज होगी वो साइज अगर बात करूं ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो साइज ग्रेटर होने की वजह से वो साउंड के या फिर किसी भी लाइट की बात हो रही है तो लाइट के सोर्स या लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल नहीं होगी। इस वजह से अपन लार्ज स्लिट अगर बात करूं साइज के जो ओपनिंग से उससे थ्रू डिफ्रेक्शन पैटर्न नहीं ले सकते। We cannot get diffraction pattern from the white slit illuminated the monochromatic. This is the right. In diffraction pattern, all the bright bands are not of the same intensity. In diffraction pattern, all the bright bands diffraction are not of the same intensity. Yes, this is also right. ठीक है, तो ये भी right है। जिसका सेंटर, बाकी जो ब्राइट फ्रिंजेस है या जो ब्राइट है मैक्सिमाज है वो तो सेम विड्थ के होते हैं, लेकिन सेंटर मैक्सिमा
आई बस उसकी डबल विड्थ का होता है, तो इट मींस इट इज आल्सो करेक्ट एंड दिस इज आल्सो करेक्ट, बस दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Okay, the next question is define the term coherent sources. Coherent sources are those sources which have same frequency, same wavelength, same amplitude and the constant phase difference are called coherent sources, which are required to produce interference pattern in young double slit. तो coherent sources का definition हम पढ़ते हैं. Define the nuclear force. Nuclear force is the strong attracted force between proton neutrons and proton neutrons. This is a short range force and the range of it is 10 to the power minus 15 meter, which means 1 Fermi. Okay, the next question is section number C. The electron in a given Bohr orbit has the total energy of 1 minus 1.5 electron volt. Calculate its kinetic energy. We know that relation between total energy and kinetic energy. Kinetic energy is the negative value of total energy. So this is total energy, this is minus, this is plus का 1.5 electron volt. Okay, the next question is potential energy. We know that potential energy is twice of the total energy. क्योंकि इसमें माइनस आता है, इसमें माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. तो एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी थी? माइनस का 1.5. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 3.0 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज wavelength of the radiation emitted when this electron makes a transition of the ground state. अच्छा, ये आपको पता है जो एनर्जी है माइनस 1.5 सेकेंड ऑर्बिट की है, मीन्स फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट की है. अब इससे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है? अच्छा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ. E into minus En1 equals to 12375 divided by lambda. तो what is lambda? 12375 divided by E into minus. So 12375 divided by En2. En2 is what? कहां से जा रहा है ये ट्रांजेक्शन, कहां से हो रहा है? तो माइनस 3.4 माइनस का ग्राउंड स्टेट में माइनस का 13.6. वी नो दैट एनर्जी. सो दिस इज 12375 डिवाइड बाय 10.2. तो आंसर कितना आ जाएगा? 1025 एंगस्ट्रॉम. दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखा है 6 into 10⁻⁵ centimeter falls on a screen at a distance of 100 centimeter from a narrow slit. Find the which of the slit is the first minima lies 1 mm on the other side of the center maximum. तो अपने को n की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन एंड स्लिट दे रखा है अपने को. ओके, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा दे रखा है अपने को. साइन थीटा क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमम डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट. तो थीटा क्या हो जाएगा? 0.1 वैल्यू डल गई. 0.1 वैल्यू होगी फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट कितना दे रखा था? 100. तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई? 100 आ गई. वी नो दैट a sin थीटा इक्वल्स टू l लैम्डा. तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? l लैम्डा बाय a. थीटा इज स्मॉल तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? l लैम्डा बाय a. क्या हो जाएगा? l लैम्डा बाय a. जब l लैम्डा बाय a, अच्छा a मिसिंग है यहाँ पे, तो l लैम्डा बाय a हो जाएगा. तो a की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो लैम्डा बाय थीटा हो जाएगा क्या? और n की वैल्यू क्या है? फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की वैल्यू अपन ने पुट की, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा बाय a. लैम्डा इज 6 into 10⁻⁻⁵. आई बात समझ में? कितना मतलब सेंटीमीटर? तो 10⁻⁻² मीटर डिवाइड बाय a. a इज व्हाट? क्या पूछा था अपने से? अच्छा, a पूछा है ना अपने. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई बात से 1/1000. तो ये ऊपर चला जाएगा. तो कितना आंसर है? 0.06. आई बात समझ में? कोई दिक्कत? a की वैल्यू आ गई, मीटर में आएगी, उसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मिनिमम फॉर λ1 is 660 नैनोमीटर कोइंसाइड विद द फर्स्ट मैक्सिमा. क्या पूछा गया है? In the single slit diffraction experiment, first minimum for λ1 is 660 nanometer, coincide with the first maximum for the wavelength is this. For minimum, the diffraction pattern sin theta की तो क्या हो जाएगा मिनिमास के लिए? n लैम्डा. फर्स्ट मिना के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो a sin theta इक्वल्स टू n लैम्डा. तो sin theta इक्वल्स टू n लैम्डा डिवाइड बाय a.
तो यहाँ पे अगर बात हो डी दे रखा है तो आप डी भी कर सकते हैं, एन की वैल्यू क्या है 1 हो जाएगी, तो लैम्डा 1 डिवाइड बाय ए। नेक्स्ट वन इज फॉर द फर्स्ट मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा 3 लैम्डा डिवाइड बाय 2a। आई भाषण में डी की वैल्यू डी साइन थीटा या ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन 3 लैम्डा बाय 2। आई भाषण में तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 और यहाँ पे एक क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2a, ये हो जाएगा। थीटा स्मॉल है तो अब ये कोइंसाइड कर रहे हैं, तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या है कोइंसाइड कर रहे हैं तो इक्वल हो जाएंगे, दोनों साइड में साइन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ऐसा। अब डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने को लैम्डा 1 दे रखा है तो लैम्डा 2 की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा 2 इज व्हाट, आई बस है 2 लैम्डा 1 डिवाइड बाय 3, तो 2 लैम्डा 1 डिवाइड बाय 3, तो जब यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 नैनोमीटर। दिस इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कंजर्व्ड इन व्हाट वे इट मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर मान लो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन अगर कंजर्व्ड है तो किस तरीके से, आई भाषण में what way its mass converted into energy. We know that when we form the nucleus from the nucleons, this is the proton, 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 neutron, neutron, neutrons. When we form nucleus from the nucleon, then some mass disappear then some mass disappear during the formation of the nucleus, because when we comes nearer all the nucleons, then some negative potential energy is generated which decrease the energy of the body. Due to this its mass disappear. This disappeared mass is known as mass defect, and the energy releases during the IBASA formation of the nucleus is called binding energy. Okay, the next question is, this is the answer. Consider a particle of nucleus which contains 2 protons. अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 किया। ओके, protons and neutrons in nuclear reaction. Okay, consider a particle of nucleus which contains 2 protons and 2 neutrons. Find its binding energy. Binding energy अपने को बता रखा है, mass of proton AMU में दे रखा है, mass of neutron, mass of the nucleus. तो यहाँ पे अगर बात तो अपने को पता है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी व्हाट, आई भाषण में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात तो कितने प्रोटॉन्स दे रखे हैं 2 प्रोटॉन से 2 मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन से मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय 931.5 या 931 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 मास ऑफ द प्रोटॉन्स, आई भाषण में यहाँ पे अगर बात करूं 2 मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ द न्यूट्रॉन 2 मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.00, तो 2 भी मल्टीप्लाई होगा माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस माइनस 931। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द डेटा, दिस इज द 2, दिस इज द 2, तो कितना हो जाएगा 4 वैल्यू, एंड दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय 931, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज द आंसर, 931 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आंसर फॉर द बाइंडिंग एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर डी केस बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज Rutherford performed an alpha particle scattering experiment. We know that by bombarding a thin gold foil with alpha particle, most particle passed through, but some were deflected at large angles. This led to the nuclear model of the atom, where a dense positively charged nucleus was present. क्या होती है, एक dense positively charged nucleus was present. At the center of the electrons revolve around it. Okay, what is the key conclusion from the Rutherford? Atom is a solid sphere. गलत है, atom is mostly empty space. This is the right answer. Atom has mostly empty space. What caused the deflection of alpha particle in Rutherford experiment? Orbiting electrons caused the deflection of alpha particle, neutrons, the dense nucleus, the gold atom mass, the dense nucleus. अब डेंस न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं वो अगर बात करूंगा तो वो अगर बात करूं उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल लेड टू द नीड टू बोहर मॉडल, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंस। व्हिच ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल का कौन सा ड्रॉबैक है, लेड टू द नीड ऑफ बोहर मॉडल की नीड बन गया है, अनस्टेबल ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन, अनस्टेबल।
जो रदरफोर्ड मॉडल है उसके अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स क्या होती है, अनस्टेबल होती है, लेकिन बोहर मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनमें, अगर बात करूं अनस्टेबल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ही नहीं करता, जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर ई, use Huygens geometrical construction to show how a plane wavefront at t equals to 0 propagates and the produce a wavefront at a later time. Verify using Huygens principle Snell's law of reflection of the plane mirror. ये अपन ने पढ़ा हुआ है theoretically. Okay, यहाँ पे given है अपने को plane. This is the primary wavefront. This is the primary wavefront. So what is primary wavefront? A locus of the point which are oscillate in the same phase. This is called primary wavefront. अब प्राइमरी वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट जो होता है वो फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो सभी पॉइंट जो होंगे फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। अगर ये c वेलोसिटी से मूव कर रहा है t टाइम के लिए, अगर अपने स्टडी करें तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा आगे जाके ct। तो यहाँ पे अगर बात करूं, अगर अपन सभी के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट एनवेलप ड्रॉ करते हैं, दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट, दिस इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट, दिस इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ओके, दिस इज नॉट अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। तो दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, स्ट्रेट लाइंस आर प्लेन वेव फ्रंट। तो यहाँ पे अगर बात तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज द t इक्वल्स टू 0। अब दिस इज द डेंसर में, दिस इज द रेयर मीडियम, दिस इज रेयर एंड दिस इज डेंसर मीडियम। ओके, तो ये डेंसर बता रखा है, रेयर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द डेंसर, दिस इज द रेयर। अब फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज v1, then in t टाइम इट कवर डिस्टेंस v1t। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो ये जो है अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट कर देगा, तो ये अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट कर देगा। If we draw a common tangent and if we draw a common tangent, then we get a reflected wavefront. Okay, this is the normal, this is the wavefront, this is angle I, this is 90 minus I, and this is also 90, so this is I. Here, this is angle of reflection, this is 90 minus R, and this is 90, this is R. So in this diagram we calculate sin I. Sin I equals to V1t divided by common line AC. तो V1t क्या हो जाएगा, V1t divided by AC. In other triangle sin R equals to क्या हो जाएगा, V2t divided by hypotenuse which is AC. तो V2t divided by AC. If we calculate sin I divided by sin R तो क्या हो जाएगा, AC से AC कैंसर, T से T, तो V1 upon V2. We know that V1 upon V2 is mu2 by mu1, which is nothing but mu2 1. So this is the Snell's law. Sin I divided by sin R will be equal to mu2 1. This is the answer for this question. अपने को जो proof करना तो अपने कर दिया। Next question, describe brief how a diffraction pattern is obtained by the screen due to a single narrow slit illuminated by the monochromatic source of light, hence obtain the condition for the angular width of the secondary maxima and secondary minima. Angular width के लिए अपने को बोला है, this is the experiment, this is the Fraunhofer experiment. There here is a source जहां से लाइट स्टार्ट होती है, कोलिमेटिंग लेंस अपन ने प्लेस कर रखा है ड्यू टू जनरेट प्लेन वेव फ्रंट। देयर इज अ सिंगल स्लिट के सामने एक और लेंस लगा के स्क्रीन पे अपने को रिजल्ट मिलता है। स्क्रीन पे हमें पता है सेंटर में मैक्सिमम मिलता है, देन उसके बाद में मिनिमास मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो ये जो इसका पाथ है वो लार्ज है, सॉरी दिस इज द पाथ डिफरेंस। यहाँ पे अगर बात करूं तो ये पाथ डिफरेंस से थीटा एंगल पे स्कैटर हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करूंगा तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दिस इज द ए। तो पाथ डिफरेंस इज व्हाट, ए साइन थीटा। देन डिफ्रैक्शन पैटर्न पाथ डिफरेंस इज ए साइन थीटा। तो sin theta 1 equals to क्या हो जाएगा, lambda by a. Such a point on the screen will be the positive of the first secondary minimas
2 lambda equals to theta equals to theta, to 2 lambda equals to a sin theta, तो 2 lambda by, तो this is for minimas, lambda by 2 lambda by angular position. ओके आगे बढ़ते. इन जनरल फॉर द nth मिनिमास एट पॉइंट, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा n lambda by एज इट इज पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा. सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए अगर बात करूंगा तो क्या जाएगा, पार्ट डिफरेंस इज विल बी इक्वल टू 3 lambda by a, 3 lambda by 2, तो 3 lambda by 2 हो जाएगा. तो उस केस में a sin थीटा विल बी इक्वल्स टू 3 lambda by 2, तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 lambda डिवाइड बाय 2 है. तो ये a क्रॉस हो जाएगा, तो 3 lambda डिवाइड बाय 2 है. क्लियर है. सेकंड क्या हो जाएगा 5 lambda डिवाइड बाय 2 है, a क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर बात करूं तो ये, तो a sin थीटा क्या हो जाएगा n टर्म के लिए 2n + 1 lambda डिवाइड बाय 2 है. तो दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ आई बासन में मैक्सिमास, सेकेंडरी मैक्सिमा 2n + 1 lambda डिवाइड बाय 2 है. ओके तो अपने से पूछा था कि जो मैक्सिमास है उनके बीच में विड्थ बतानी. तो अगर मैं दो मैक्सिमास को मिनिमास को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैक्सिमा आ जाएगा. तो यहाँ पे अगर बात करूं n + nth सेकेंडरी और n - 1, तो nth अगर बात है n lambda d अपॉन a, तो यहाँ पे अगर बात करूं तो n lambda n - 1 lambda d डिवाइड बाय a. तो फ्रिंज विड्थ जो आ जाएगी या मैक्सिमास का जो एंगुलर विड्थ आ जाएगी वो कितना आ जाएगी lambda d अपॉन स्मॉल d. Beta is the independent of the all secondary maximas are the on the same width. In Bn 3 lambda divided by 2 है theta. Okay. Next question is, draw a graph showing the variation of binding energy per nucleon with mass number of the different nuclei. Write any two silent features of the curve. How does this curve explain the release of the energy both in the process of the nuclear fission and fusion? Okay, so this is the curve for binding energy per nucleon. This is the curve for binding energy for deuterium. This is point for 1s2, this is 0.56. और जैसे ही क्या करेगा इंक्रीज करेगा तो हीलियम के लिए इतना, लिथियम के लिए अगर बात हो नियरली इतना, फिर उसके बाद में अगर बात हो कार्बन के लिए अगेन ऊपर, और यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए, देन उसके बाद आयरन के लिए, और फाइनली यूरेनियम 238 के लिए. तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50 to 80 के बीच में जो भी लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस जो है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नियरली 8.5. कितनी होती है नियरली 8.5. सो दीज आर ऑल स्टेबल न्यूक्लियाई. फॉर आयरन 56 binding energy per nucleon is 8.8 mega electron volt. So this is the most stable nuclei because binding energy per nucleon is maximum for the iron. And we observe that for a mass number is less than 50, binding energy per nucleon is sharply decreases, and for deuterium is 0.16. So these are unstable nuclei, and for A greater than 80, binding energy per nuclei is decreases. Binding energy per nuclei is continuously decreases, and these are unstable nuclei. So these are unstable nuclei. आई बात समझ में. To gain stability, these nuclei perform nuclear fission, and to gain stability, these lighter nuclei perform nuclear fusion. So this is the binding energy per nucleon curve. आई बात समझ में. तो ये अपना लास्ट. ओके तो यहाँ तक अपन इतना ही पढ़ते हैं. बाकी के जो भी चैप्टर जो भी पेपर होंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए जुड़े रहिए निशान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ. थैंक यू.